सामुदायिक अंतःक्रिया के अंतर्गत सामुदायिक अंतःक्रिया इस चैप्टर के अंतर्गत हमने आपको पिछली क्लास में पारिस्थितिक तंत्र में पोषक पदार्थों की गति के बारे में बताया था, जिसमें पदार्थों की गति जो है अजीवीय घटक से जीवीय घटकों में और जीवीय घटकों से अजीवीय घटकों में होते हुए ट्रांसफ़र होती है। इसके बाद फिर हमने आपको तीन तत्वों के बारे में बताया था। तीन तत्व हमने आपको बताए थे। एक था वृहद तत्व, ठीक है। दूसरे हमने आपको बताए थे गौण तत्व, ठीक है। और तीसरे हमने आपको बताए थे सूक्ष्म तत्व। बृहद तत्वों में हमने आपको बताया था कि बृहद तत्व कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है। गौण तत्व में हमने आपको बताया था कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनके बारे में बताया था, है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बारे में। इसके बाद सूक्ष्म तत्वों की बात हुई तो सूक्ष्म तत्वों में हमने आयरन, लोहा यानी कि कॉपर, जिंक, क्लोरीन, इन सब के बारे में बताया था, ठीक है। इसके बाद हमने इस सामुदायिक अंतःक्रिया में आपको तीन प्रावस्थाओं के बारे में बताया था कि तीन प्रावस्थाएं होती हैं। एक होती है वायुमंडलीय प्रावस्था, वायुमंडलीय प्रावस्था। दूसरी हमने आपको बताई थी अवसादीय प्रावस्था, अवसादीय प्रावस्था। और तीसरी हमने आपको बताई थी जैविक प्रावस्था, जैविक प्रावस्था। इन प्रावस्थाओं में कुछ तत्वों का हमने वर्णन किया था। तो वायुमंडलीय प्रावस्था में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सम्मिलित थे। अवसादीय प्रावस्था में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और सल्फर था, यानी कि गंधक। और जैविक प्रावस्था में हमने बताया था कि पौधों तथा जंतुओं के समस्त जैविक पदार्थ, पौधों तथा जंतुओं के जैविक पदार्थ, इनके बारे में जानकारी हमने दी थी। इसके बारे में बात हुई थी फिर हम लोगों की भूजैव रसायन चक्र के बारे में। तो भूजैव रसायन चक्र में हमने आपको बताया था कि जीवों में मुख्यतः चार तत्वों की आवश्यकता होती है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, जिसमें हमने आपको कार्बन चक्र के बारे में जानकारी दी थी। आज एक जो महत्वपूर्ण तत्व है आपके शरीर के लिए, उसके चक्र के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं हम फास्फोरस चक्र की। फास्फोरस चक्र, ठीक है। क्या है फास्फोरस चक्र? तो पारिस्थितिकी तंत्र के जितने भी स्वापोषी और परपोषी जीव हैं, ठीक है, इनमें जो फास्फोरस है वो जीवद्रव्य पदार्थों का एक महत्वपूर्ण घटक होता है, ठीक है। जितने भी स्वापोषी और परपोषी जीव हैं, इन सभी जीवों का फास्फोरस जो है, फास्फोरस जो है एक महत्वपूर्ण घटक है,
ठीक है। और ये फास्फोरस करता क्या है कि जीव द्रव्यीय पदार्थों का निर्माण करता है, जीव द्रव्यीय पदार्थों का निर्माण करता है। इन जीव द्रव्यीय पदार्थों में कौन कौन आते हैं? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक अम्ल, एटीपी, जीटीपी, एनएडी, एनएडीपी, एफएडी, फास्फोलिपिड और सह एंजाइम, ये सारे के सारे कौन से हैं? जीव द्रव्यीय पदार्थ हैं। और इन जीव द्रव्यीय पदार्थों के निर्माण के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है, ठीक है। और जो जंतु हैं, जंतुओं में फास्फोरस जो है दांत और अस्थि, मतलब हड्डियों के निर्माण में भी फास्फोरस की आवश्यकता होती है। और मानव निर्मित जो परितंत्र है उसमें फास्फोरस जो है रासायनिक उर्वरकों के रूप में भी मृदा में मिलाया जाता है। मानव निर्मित परितंत्र मतलब खेतों से, ठीक है। तो मानव निर्मित परितंत्र में, मानव निर्मित परितंत्र में फास्फोरस खाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब अगर फास्फोरस की बात की जाए तो फास्फोरस को जो है पौधे मृदा से अपनी जड़ों के द्वारा, ठीक है, मृदा से अपनी जड़ों के द्वारा आर्थोफॉस्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं तथा इससे अपने जीव भार में सम्मिलित कर लेते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फास्फोरस को पौधे मृदा से अपनी जड़ों के द्वारा आर्थोफॉस्फेट ठीक है के रूप में ग्रहण करते हैं, के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। और इसे अपने जो है जीव भार में सम्मिलित कर लेते हैं। अब जो फास्फोरस चक्र है वो कई चरणों में पूर्ण होता है। फास्फोरस चक्र जो है कई चरणों से गुजरता हुआ तब पूर्ण हो पाता है। कैसे? सबसे पहले तो फास्फोरस का जो स्रोत है वो चट्टानें हैं, खनिज हैं, ठीक है। जो खनिज के फॉस्फेट हैं उनसे फास्फोरस लिया जाता है और अस्थियां होती हैं उनसे फास्फोरस मिलता है, ठीक है। क्या होता है? सबसे पहले जल और हवा के द्वारा चट्टानों का विघटन होता है। क्या होता है? जल तथा हवा के द्वारा चट्टानों का विघटन होता है और इसमें उपस्थित फास्फेट जो है वो जल के साथ बहकर मृदा में पहुंच जाता है और जल में भी घुल जाता है। अब जब वो मृदा में पहुंच गया और जल में घुल गया तो पृथ्वी की मृदा से, जो पृथ्वी की मिट्टी है, वहाँ से जल में घुले हुए फास्फोरस को पौधे जो हैं अपनी उपापचयी क्रियाओं के लिए प्रयोग में लेने लगते हैं। क्यों? क्योंकि पौधों के लिए कैपिलरी वाटर चाहिए है, केशिकीय जल, और उस केशिकीय जल में मिला हुआ है फास्फोरस। तो उस फास्फोरस को पौधे अपनी उपापचयी क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए ग्रहण करने लगते हैं और वही फास्फोरस जो पौधों में पहुंचा है वो जंतुओं में भोजन के रूप में पहुंचने लगता है। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य है, जो जीव हैं, वो फास्फोरस को कहाँ से लेते हैं? पौधों से, क्योंकि वो पौधों पे डिपेंड हैं, ठीक है। और फास्फोरस की बहुत सी मात्रा जो है
वो नदियों, झरनों और जल की धाराओं में पहुंचकर समूहों तक पहुंचता रहता है। अब बात करते हैं समुद्री जीवों की। तो समुद्री पौधे जो है, जो समुद्र में उपस्थित फास्फेट है उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, समुद्री जंतु जो हैं वो कार्बनिक फास्फेट को भोजन के रूप में पौधों से ग्रहण करते हैं तथा अकार्बनिक फास्फेट को जल से ग्रहण करते हैं। यहाँ एक चीज़ ये ध्यान करने वाली है कि जो समुद्री जंतु हैं इनको कार्बनिक फास्फेट जो है भोजन के रूप में पौधों से मिलता है, ठीक, और अकार्बनिक फास्फेट जो है वो जल से प्राप्त करते हैं। और सभी जंतु जो है लास्ट में क्या करते हैं कि जब ये भोजन हो गया तो सभी जंतु जो हैं अपने भोजन का वैक्षेपण करते हैं, क्योंकि पाचन के आखिरी जो क्रिया है वो वैक्षेपण है। और जब वैक्षेपण करते हैं तो इसके मल का जो है सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन कर दिया जाता है। कवक और बैक्टीरिया के द्वारा जो है जो अपघटन करता है उसके मल का अपघटन कर दिया जाता है। और अपघटन के दौरान फास्फोरस जो बनता है या जो वहाँ से फास्फोरस बचता है उसको वायुमंडल तथा जलमंडल में मिला दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है फास्फोरस अपना चक्र पूरा करता रहता है। कैसे कि चट्टानों और खनिजों से आया, जल से बहता हुआ मिट्टी में मिला, मिट्टी से जल के द्वारा पौधों में पहुंचा, पौधों के द्वारा मनुष्यों में पहुंचा। ऐसे ही समुद्री जल में होता है कि भोजन के रूप में कार्बनिक फास्फेट और अकार्बनिक फास्फेट जल के रूप में जीव ग्रहण करते हैं। और सभी जीवों में अपच भोजन के रूप में जब वैक्षेपण किया जाता है तो उसके मल का अपघटन होता है और अपघटन के दौरान फिर फास्फोरस निकलता है जो वायुमंडल और जलमंडल में मिला दिया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है कि पौधों तथा जंतुओं के द्वारा फास्फोरस किस रूप में प्रयोग किया जाता है। तो पौधों तथा जंतुओं के द्वारा, पौधों तथा जंतुओं के द्वारा फास्फोरस किस रूप में, फास्फेट्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं अगले चक्र की। तो अगला चक्र आता है आपका कैल्शियम चक्र। कौन सा चक्र है? कैल्शियम चक्र। ठीक, कैल्शियम चक्र की बात करें तो प्रकृति में जो कैल्शियम है वो यौगिक रूप में चट्टानों में विद्यमान रहता है। ठीक है, कैल्शियम प्रकृति में यौगिक के रूप में चट्टानों में विद्यमान रहता है। किस में विद्यमान रहता है? चट्टानों में विद्यमान रहता है। ठीक है, अब आवश्यकता क्या है कैल्शियम की? तो जैविक क्रियाओं के लिए कैल्शियम बहुत आवश्यक है। क्यों है? क्योंकि इससे जैव कलाओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जैव कलाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो बात करते हैं कैल्शियम जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक है
क्यों है? क्योंकि जैव कलाओं का निर्माण होता है, इससे जैव कलाओं का निर्माण होता है। ठीक, जैव कलाओं का निर्माण किसकी सहायता से होता है? कैल्शियम की सहायता से। ठीक है, अगली बात अगर हम करें तो एंजाइम की क्रियाशीलता पर भी कैल्शियम का नियंत्रण रहता है। किसकी क्रियाशीलता पर? एंजाइम की। एंजाइम की क्रियाशीलता पर कैल्शियम का नियंत्रण रहता है। किसका नियंत्रण रहता है? कैल्शियम का। ठीक है, और कैल्शियम के द्वारा भी जंतुओं की दांत और अस्थि का निर्माण होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि कैल्शियम के द्वारा दांत तथा अस्थि का निर्माण होता है। ठीक है, अगली बात करें तो जो कैल्शियम का चक्र है ये भी जो है कई चरणों से गुजरता हुआ तब पूर्ण होता है। तो कैल्शियम चक्र में कौन कौन से चरण हैं? तो सबसे पहली बात तो है कि वातावरण में जो निरंतर परिवर्तन होने से वर्षा और हवा जो है वो कैल्शियम यौगिकों को जल के साथ बहाकर या धूल के कण के रूप में जो है जलमंडल तथा वायुमंडल में मिला देता है। कैसे? वातावरण का जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन के कारण जो वर्षा है, हवा है, वो कैल्शियम यौगिकों को जल के साथ बहाते हैं और बहाकर या धूल के रूप में, ठीक है, किसमें? जलमंडल और वायुमंडल में इसको मिश्रित कर देते हैं। ठीक है, और तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से मृदा और जल में कैल्शियम उपलब्ध हो जाता है। अगर प्रश्न हम करना चाहें तो मृदा और जल में कैल्शियम कैसे उपलब्ध होता है, तो हम कह सकते हैं कि वर्षा के द्वारा, हवा के द्वारा, हैं, धूल के कण के रूप में जो है कैल्शियम जल मंडल और वायुमंडल में मिश्रित हो जाता है। अब क्या होता है कि पौधे कैल्शियम को मृदा से और जंतु पीने वाले जल से या भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। क्यों? जल में भी मिला, तो पौधे जो है कैल्शियम को कहाँ से लेंगे? मृदा से, क्योंकि उन्हें मृदा जल चाहिए। और जंतु जो है वो पीने वाले जल या जो पौधों ने कैल्शियम ले रखा है अपने लिए, उसको हम भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। और जब आखिरी में पौधे और जंतु की मृत्यु हो जाती है, भाई दोनों मरेंगे एक जीवन के बाद, तो अपघटन होता है इनका, और अपघटन से जब इनका विघटन होता है तो कैल्शियम जो है वो वातावरण में विमुक्त होने लगती है। ठीक है, अब बात आती है कि जब विमुक्त होने लगी तो फिर वही चक्र वापस हुआ, तो जल तथा मृदा से फिर कैल्शियम जंतुओं और पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, और इस तरह से कैल्शियम का चक्र जो है पूरा होता रहता है। अब इसका हम रेखांकित वर्णन थोड़ा सा देखते हैं। वातावरण या चट्टानें, यहीं से तो हमने उठाया था कैल्शियम को, वातावरण या चट्टानों से। ठीक है, वर्षा के द्वारा या तेज हवाओं के द्वारा ये कहाँ पहुंचा? मृदा और जल में। ठीक है, अब मृदा और जल से कहाँ पहुंचा? पौधों में और जंतुओं में। कैसे? पौधों ने तो केशकीय जल के द्वारा ले लिया और जंतुओं ने कुछ पीने वाले जल से लिया और कुछ इसको भोजन के रूप में ले लिया। इसके बाद इनकी मृत्यु हुई तो क्या हुआ? इनका अपघटन,
और अपघटन के दौरान जो कैल्शियम विमुक्त हुआ वो कहाँ मिल गया जाके? वातावरण में। ठीक है, वर्षा एवं तेज हवाएं। अब जब ये मृदा जल में पहुंच गया तो मृदा जल से कहाँ पहुंचा? सीधा पौधों एवं जंतुओं में। जब इनकी मृत्यु हुई तो इनका हुआ विघटन, और विघटन के द्वारा ये पुनः वातावरण में जब पहुंच जाता है तो इस प्रकार से कैल्शियम का जो चक्र है वो पूर्ण हो जाता है। अब हम बात करेंगे अगले चक्र की जो हमारे लिए आवश्यक है, वो है नाइट्रोजन चक्र। कौन सा है? नाइट्रोजन चक्र। ठीक है, नाइट्रोजन चक्र की बात करेंगे। तो नाइट्रोजन का संकेत क्या है? N। इसका क्रमांक क्या होता है? 7। अधिभार क्या होता है, या अणुभार कहें? 14। ठीक है, अब नाइट्रोजन की आवश्यकता क्या है हमारे शरीर में या हमारे वातावरण में? तो नाइट्रोजन जो है प्रोटीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट घटक है। ठीक है, किसका? प्रोटीन का। और प्रोटीन ही हर प्रकार के जीवित ऊतकों का निर्माण करती है, या उसको हम कहते हैं सृजन करती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन प्रोटीन का एक प्रमुख घटक है जो प्रोटीन का घटक है। और प्रोटीन का क्या काम है? प्रोटीन हर जीवित जीव के ऊतकों का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ऊतकों का निर्माण करता है। ठीक है, अब अगर नाइट्रोजन के बारे में बात की जाए तो ये भार के हिसाब से सभी प्रकार के प्रोटीनों का लगभग 16% भाग बनाती हैं। ठीक है, यह भार के हिसाब से किसके हिसाब से? भार के हिसाब से सभी प्रकार के प्रोटीनों का लगभग 16% अंश होती हैं या भाग होती हैं। ठीक है, और पारिस्थितिकी तंत्र में जो नाइट्रोजन का अंतिम स्रोत है वो वायुमंडल में जो उपस्थित आणविक नाइट्रोजन है, जिसको पौधे और प्राणी दोनों ही सीधे रूप में नहीं ले सकते हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज को कि पारिस्थितिकी में जो नाइट्रोजन का स्रोत है वो वायुमंडल में स्थित आणविक नाइट्रोजन है, और आणविक नाइट्रोजन को ना पौधे ना जंतु सीधे रूप में नहीं ले सकते हैं। सीधे रूप में नहीं ले सकते तो क्या करते हैं फिर? तो जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, ठीक है, उसका जो जीवमंडल में जैव घटकों में जो स्थिरीकरण और स्वांगीकरण प्रक्रिया होती है वो कई जीवों के द्वारा संपन्न की जाती है, जो कि नाइट्रोजन चक्र में भी भाग लेते हैं। जो नाइट्रोजन चक्र में भी भाग लेते हैं जीव हैं, बैक्टीरिया हैं, जो स्थिरीकरण और स्वांगीकरण की क्रिया को संपन्न करते हैं और नाइट्रोजन चक्र को पूरा करते हैं।
तो कौन कौन सी क्रियाएं किन किन जीवों के द्वारा की जाती हैं उनको जरा हम देखते हैं। ठीक है, एक लिस्ट तैयार करते हैं जिसमें उनके कार्य को देखते हैं। सबसे पहला कार्य हम देखते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। कौन कौन से जीव हैं जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भाग लेते हैं? तो राइजोबियम, ठीक है, एजेटोबैक्टर, ठीक है, नीले हरे शैवाल, और क्लास्ट्रीडियम। ये जीव जो हैं नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। ठीक है, अगली बात करें तो नाइट्रोजन के लिए अगली क्रिया होती है अमोनीकरण। ठीक है, अब अमोनीकरण में कौन कौन से जीव भाग लेते हैं? तो एक्टिनोमाइसिटिल, ठीक है, और वैसलस। अगली क्रिया होती है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में कौन कौन से भाग लेते हैं? तो नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, और नाइट्रोवैक्टस। अब चौथी क्रिया होती है विनाइट्रीकरण। और विनाइट्रीकरण में जो है स्यूडोमोनास जीव भाग लेता है। ये सब बैक्टीरिया हैं। अब इनके द्वारा जो वायुमंडल में आणविक नाइट्रोजन मिलता है उसको ये जीव उपयोगी बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आणविक नाइट्रोजन वायुमंडल में उपस्थित है उसे जो है पौधे और जीव एक साथ ऐसा सीधा का सीधा नहीं ले सकते हैं। तो फिर किस रूप में लेते हैं? तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं कि नाइट्रोजन चक्र पूरा कैसे होता है, क्या इसकी प्रक्रिया है। तो मृदा, जल और सजीव जीवधारियों के साथ साथ समय समय पर जो बिजली कड़कती है इसके द्वारा वायुमंडल को नाइट्रोजन, अमोनिया तथा नाइट्रेटों में परिवर्तित होकर मिलती है और अंतःवर्षण के द्वारा जो धरती की सतह है उस पर पहुंच जाती है और उसके बाद ये मृदा में पहुंचती है। मृदा में पहुंचने के बाद जहां से इसका पौधे उपयोग करते हैं और इस प्रकार से जो है वायुमंडल और जलमंडल में नाइट्रोजन की पूर्ति होती रहती है। अब हम देखते हैं इस नाइट्रोजन चक्र का एक ग्राफिकल मॉडल। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन, ठीक है,
वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है तड़ित मतलब बिजलियों के द्वारा, अभी हमने बताया आपको, पहुंचता है, तो इसको जो है स्वापोषी पौधे लेते हैं। स्वापोषी क्या करते हैं? यहां पे प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। इसी प्रोटीन को तो हम ले लेते पौधों से, ठीक है। और यहीं पे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। जब ये प्रक्रिया पूर्ण हो गई तो इसको प्राणियों के द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग किया गया। प्राणियों के द्वारा किस रूप में प्रयोग किया गया? भोजन के रूप में, ठीक है। अब जब इसको प्रयोग कर लिया गया तो मृत जीव जो हैं, उन मृत जीवियों में कार्बनिक पदार्थ बने। मृत जीवियों में कार्बनिक पदार्थ के रूप में ये बना जाके जब मर गए। अब जब ये मृत जीव प्राप्त हुए तो इनका क्या हुआ? जीवाणुओं के द्वारा विनाइट्रीकरण किया गया। जीवाणुओं के द्वारा विनाइट्रीकरण, और जब जीवाणुओं के द्वारा विनाइट्रीकरण किया गया तो ये वायुमंडल में पुनः पहुंचा, ठीक है। पहुंच गया पुनः। अब यहां जो स्वापोषी पौधे हैं ये भी विनाइट्रीकरण करते हैं, और दूसरी चीज नाइट्रोजन जो वायुमंडल में है वो प्राणियों के अपशिष्ट पदार्थों से भी पहुंचता है। प्राणियों के अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है भाई। अपशिष्ट पदार्थ में भी नाइट्रोजन का अपघटन करेंगे जीवाणु, तो यहां से भी ये कहां पहुंच जाता है? वायुमंडल में, ठीक है। तो यहां पे विनाइट्रीकरण होगा, और यहां पे भी विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया होगी, और इस प्रकार से नाइट्रोजन का चक्र जो है वो पूरा होता रहता है, और जलमंडल और वायुमंडल में नाइट्रोजन की